हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सबसे लास्ट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, उसमें दो पढ़ना है, अल्काइलेशन और असाइलेशन। तो हमारे पास सब कुछ सेम ही होगा, बस हमारे पास क्या होगा कि सब में हमारे पास क्या था कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कि इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होगा वो अलग अलग तरीके से जनरेट होगा। तो सब हमारे पास रिएक्शंस पढ़ना है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट जो होगा हमारे पास, इस रिएक्शंस को देखेंगे तो फ्रीडल क्राफ्ट में हमारे पास दो रिएक्शंस हैं। पहला जो है वो हमारे पास है अल्काइलेशन। अल्काइल ग्रुप का एडिशन ही क्या कहलाएगा? अल्काइलेशन। तो अल्काइल रेडिकल होगा, सॉरी अल्काइल हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो अगर हमारे पास एक बेंजीन है, बेंजीन में हमारे पास क्या होगा? R प्लस होगा, R प्लस, जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। रीअरेंजमेंट पॉसिबल तो रीअरेंज करेगा, उसके बाद अटैक करेगा। तो यहां से हमारे पास ये जो होगा वो हमारे पास बेंजीन रिंग में R अटैच हो जाएगा। अब हमें देखना है कि ये R ग्रुप जो है, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, ये कार्बोकेटायन जो जनरेट हुआ, यही हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास कैसे फॉर्म होगा उसकी बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होने के लिए तीन चीज चाहिए। किसके से हो सकता है? हेलोअल्केन से, दूसरा हमारे पास अल्कोहल से, और तीसरा अल्कीन से। ये तीन चीज से हमारे पास फॉर्म हो सकता है। कैसे देखेंगे? सबसे पहला जो हमारे पास रिएजेंट होगा वो हमारे पास हेलोअल्केन्स, RX मतलब यहां पे एरोमेटिक मत लेना, क्योंकि एरोमेटिक्स में हेलोजन रिमूव नहीं कर सकते। तो ये एलिफेटिक होना चाहिए। RX याद रखना, एलिफेटिक, क्योंकि उसका हेलोजन इजीली रिमूव किया जा सकता है। इसका रिएक्शंस करवाएंगे एनहाइड्रस FeCl3 या फिर AlCl3। इन तीनों किसी के साथ करोगे तो ये क्या कर लेगा? X यहां से एब्जॉर्व कर लेगा। तो यहां से हमारे पास फॉर्म हो जाएगा R प्लस, और ये बना लेगा FeCl3 X पर माइनस, जैसे हमने हेलोजनेशन में किया था, सेम यही तो हेलोजनेशन में किया था। दूसरा आप समझना, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। दूसरा हमारे पास जो होगा वो अल्कोहल से कैसे रिएक्शंस में जनरेट कर सकते हैं? देखो, अल्कोहल वाले में तो कम यूज करते हैं। अल्कोहल का जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे, H प्लस या एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो, H प्लस हमारे पास वाटर, ये बात कर रहे हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस से। अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे H प्लस एक्सेप्ट करेगा, वाटर निकलेगा, और क्या जनरेट होगा? R प्लस। सीधा सिंपली ये जो मॉलिक्यूल्स होगा ROH यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको बॉन्ड तोड़ देगा कार्बन के साथ, और यहाँ से हमारे पास जनरेट होगा R प्लस, और ये वाटर। तीसरा क्या है हमारे पास? अल्कीन से कैसे कर सकते हैं? सेम हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से क्या जनरेट होगा? H प्लस। अब H प्लस जो अल्कीन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड की किसी पोजीशन पे एक पर H प्लस अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल फिर बेंजीन से अटैक करेगा, और वो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, असाइलेशन। तीसरा हमारे पास RCH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास H प्लस और H2O, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इसमें क्या हो जाएगा? CH3 कर देते इसको, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये रिएक्शंस कर देगा। तो मोस्टली हमारे पास जो जनरली यूज करते हैं वो फर्स्ट वाला यूज करेंगे, हेलोअल्केन्स का, मगर हमारे पास बाकी भी यूज किया जा सकता है। अब देखो, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन जनरेट होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर कार्बोकेटायन फॉर्म ही नहीं हो, अगर स्टेबल ही नहीं तो फॉर्म कैसे होगा? क्लियर? देखो, अब हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, दूसरा हमारे पास है CH3
CH2 और यहाँ पे Cl है। इसका अगर हम रिएक्शंस कराएंगे FeCl3 के साथ तो ये क्या मॉलिक्यूल्स बना देगा, ये हमारे पास CH2 CH3 बना देगा। क्लियर। अगर हम इस मॉलिक्यूल, अब ये बाकी क्वेश्चंस ट्राई करो तो इसका बनाना तो AlCl3, ये जो भी है ये एनहाइड्रस है। दूसरा और तीसरा में कुछ डाइट बनाना तो ये डाइट ये ऐड कर दोगे, यही करोगे नहीं, यही तो प्रॉब्लम है ना, डायरेक्ट ऐड ही नहीं कर सकते। रीजन समझना, यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा, Cl जाएगा तो क्या कार्बोकेटाइन रिएजमेंट नहीं शो करेगा, तो हमारे पास रिएजमेंट शो करेगा। तो ये जो नेक्स्ट वाला जो रिएजमेंट करके बनेगा वो CH3 CH CH3 ये 1 डिग्री से 2 डिग्री बन जाएगा और ये ना अटैक करेगा CH CH3 CH3। सेम इस केस में भी हमारे पास रीअरेंजमेंट होगा, यहां पे जो तुम कार्बोकेटाइन बनाओगे वो CH3 ग्रुप में माइग्रेट कर जाएगा और यहां से जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो हमारे पास CH2 CH3 ये 3 डिग्री बनेगा, ये अटैक करेगा। अब ये अटैक करेगा तो हमारे पास इस प्रोसेस से अल्काइलेशन से कभी भी हम लोग ऐसा मॉलिक्यूल्स, सॉरी CH3 और हमारे पास क्या था CH3 और एक है C2H5, तो अल्काइलेशन से कभी भी हम लोग नॉर्मल चेन बेंजीन पे अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम नॉर्मल चेन अटैच करना चाहेंगे रीअरेंजमेंट होगा और वो ब्रांच चेन अटैच होगा। तो फॉर्म अल्काइलेशन, Friedel-Crafts alkylation, we never attach a normal chain in benzene ring. तो इस केस में हमने क्या बोला कि जब भी हम लोग अल्काइलेशन करवाएंगे तो नॉर्मल चेन बेंजीन में ऐड नहीं करवा सकते। अगर नहीं करवा सकते तो ये चीज हमेशा याद रखना कि इस प्रोसेस से बेंजीन पे नॉर्मल चेन नहीं ऐड करवा सकते। तो एक लाइन लिख देते हैं, फ्रॉम Friedel-Crafts alkylation normal chain can't be attached to benzene ring। बेंजीन रिंग इससे डायरेक्ट हम अटैच नहीं कर सकते, नॉर्मल चेन नहीं, नॉर्मल चेन करने मतलब कोई ब्रांचिंग उसमें नहीं होगा। अब देखो दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर नॉर्मल चेन अटैच करना चाहते हैं तो इसका दूसरा जो पार्ट था Friedel-Crafts असाइलेशन, उसका हम यूज करके उसमें हम कुछ एक और स्टेप इन्वॉल्व करेंगे रिडक्शन, और उससे हम लोग बना सकते हैं। चलिए देखेंगे हमारे पास सेकेंड रिएक्शंस Friedel-Crafts असाइलेशन। तो हमारे पास है असाइलेशन, बता चुके थे असाइलेशन मतलब हमारे पास जो होगा वो RC डबल बॉन्ड O, ये इस ग्रुप का एडिशन। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, या इसको लिख देते ना, ये हमारे पास इस रिएक्शंस में क्या होगा, बेंजीन होगा या बेंजीन डेरिवेटिव्स होगा। इसमें हमारे पास जो होगा वो RC डबल बॉन्ड O यहां पे होगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज रीअरेंजमेंट क्यों नहीं करता, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो दे देगा। तो एक्चुअली में ये मॉलिक्यूल्स रेजोनेट करता है, रेजोनेट करेगा और ये बनाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड O पर पॉजिटिव, ऐसा होता है। तो इससे इसमें चेंज होते जाएगा, कार्बन का 4 बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव खत्म, मगर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये मॉलिक्यूल रेजोनेट कर जाता है और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होगा हमारे पास बेंजीन रिंग पे लग जाएगा C डबल बॉन्ड O, और इसी को बोलते हैं असाइलेशन। अब इसका समझेंगे कि ये कैसे हमारे पास पॉसिबल हो सकता है, असाइल ग्रुप का जो असाइल इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हुआ वो कैसे कैसे जनरेट हो सकता है। तो हमारे पास
सोर्स ऑफ रिएजेंट, सोर्स ऑफ RCO पर प्लस, ये कैसे जनरेट कर सकते हैं? तो ये बोलो इस ये कौन कौन से फंक्शन ग्रुप में हमारे पास पॉसिबल हो सकता है? एल्डिहाइड कीटोन को छोड़ करके। अब आगे बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसी की जगह पे लेते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का अगर रिएक्शंस करवा दोगे AlCl3 एनहाइड्रस या फिर हमारे पास FeCl3, तो ये क्या कर लेगा? क्लोरीन खा जाएगा। तो ये क्या बना रहा है? RC डबल बॉन्ड O यहाँ पे प्लस, और ये बना लेगा FeCl4 पर माइनस। बात समझ में? या AlCl4 पर माइनस। दूसरा समझना, हमारे पास दूसरा जो लेते हैं वो हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड लेंगे। एसिड एनहाइड्राइड भी हमारे पास सेम रिएक्शन शो करेगा। एसिड एनहाइड्राइड मतलब जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड को मर्ज कर देते हैं जब वाटर निकाल के, तो हमारे पास असाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखना ये क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये एसिडिक एनहाइड्राइड है। अगर हम यहां से रिएक्शंस करवा देंगे AlCl3 का, तो ये क्या करता है? AlCl3 कैसा है? लेविस एसिड, यहां पे लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या करेगा? ये लोन पेयर दे देता है इसको, लोन पेयर दे देगा, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। लुईस एसिड ये लोन पेयर है तो लुईस बेस। तो यहां से हमारे पास जो जनरेट होगा वो कुछ ऐसा जनरेट होगा, RC डबल बॉन्ड O, O पर पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O, ये R, यहां से AlCl3 अटैच है, बॉन्ड तोड़ देगा। ये बॉन्ड इधर से तोड़ देगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा और इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव। तो ये जनरेट कर देगा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ से था AlCl3। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका, अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट कर देगा। तो अगर हम इसका H प्लस और वाटर कर देंगे तो ये हमारे पास जनरेट कर देगा RC डबल बॉन्ड OH, और दूसरा जनरेट हुआ RC डबल बॉन्ड और कार्बन पे पॉजिटिव। क्या बात समझ में आया? तो इतने हमारे पास पॉसिबल होंगे। अब यहां से हमारे पास रिएक्शंस करवाएंगे और हमारे पास फॉर्म होगा। तो कुछ रिएक्शन देखेंगे। ठीक, बेंजीन रिंग, हमारे पास CH3, C डबल बॉन्ड O, Cl, इसका रिएक्शंस करवाएंगे AlCl3 के साथ, तो हमारे पास क्या होगा? बेंजीन रिंग पर क्या आ जाएगा? COCH3। क्लियर? अगर हमारे पास अब नॉर्मल चेन चाहिए, क्योंकि इस केस में रिएरेंजमेंट नहीं होगा, बता चुके थे, ऑक्सीजन लोन पर देगा तो रिएरेंजमेंट नहीं होगा। तो अगर हम इस केस में हमारे पास, जैसे देखो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, जितना लंबा चेन चाहे, जितना लंबा चेन चाहे उतना लंबा चेन ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर देगा C डबल बॉन्ड O, CH2 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 CH3, यही था हमारे पास। दो CH2 था, सॉरी, दो CH2 था, तो ये CH3, ये मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। अब देखो, अगर हमारे पास बेंजीन में अगर हमारे पास सिंपली सिर्फ नॉर्मल अल्कीन चेन रखना है तो इसको हटा देते हैं, और इसको हटाने का तरीका है या तो इसको NH2 के साथ ट्रीट कर दो, या फिर जिंक अमलगम इसके साथ ट्रीट करेंगे तो ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है, और रिड्यूस करके ये मॉलिक्यूल्स बना देगा CH2 CH2 CH2, कितने हो गए? दो CH2, एक 3 था और एक CH3। तो इससे हम नॉर्मल अल्कीन बना सकते हैं। अल्काइलेशन में हमारे पास रिएरेंजमेंट हो जाएगा, मगर असाइलेशन में नहीं होगा। तो ये जो हमारे पास CO को अगर CH2 में चेंज कर देंगे तो हो सकता है। तो ये डबल बॉन्ड को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो और ये रिड्यूस करने के लिए इन दोनों में से, या फिर हमारे पास ये भी यूज कर सकते हो H2PT, ये भी यूज कर, मगर ये H2PT जो यूज करोगे ना वो अल्कोहल में चेंज कर देगा, ये अल्किन में चेंज करेगा। तो ये नॉर्मल अल्किन में चेंज हो गया। हाँ, C डबल बॉन्ड को CH2 में बदल दिया, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। वाटर का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन,
तो वो ऑक्सीजन हमने, सॉरी, वो ऑक्सीजन का रिमूवल कर दिया और हाइड्रोजन ऐड कर दिया, यही हो गया रिडक्शन। क्लियर। अब यहां से समझना कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते। कौन कौन से मॉलिक्यूल शो नहीं करेंगे? जब उसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे तो उस केस में हमारे पास मॉलिक्यूल्स फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो आगे इस पे चलते हैं। इफ बेंजीन रिंग connected with a strong electron withdrawing group, then Friedel Crafts reaction is not observed। अब वो कौन कौन से मॉलिक्यूल होंगे जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा रहे तो अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे नाइट्रो ग्रुप अगर प्रेजेंट रहेगा तो कोई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं होगा। अगर हमारे पास बेंजीन ग्रुप पर साइनाइड प्रेजेंट है तब भी पॉसिबल नहीं होगा। बेंजीन पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तब भी हमारे पास ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होगा। और बेंजीन पे हमारे पास अगर NH2 ग्रुप है तो ये पॉसिबल नहीं होता। ये विड्रॉइंग तो नहीं है। कीटोन उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो कीटोन दिखा जाए, आइसोसाइनाइड कर सकता है, नहीं करेगा वो भी। क्या असाइलेशन के केस में कीटोन कहा नहीं लिए? ये इसकी बात कर रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास जो था, यहाँ पे हाइड्रोजन्स ले लिए, एसिड एनहाइड्राइड लिए, कीटोन कहा नहीं लिए। कीटोन लोगे तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ये 2p और 2p ओवरलैपिंग होगा और ये बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है। ये बॉन्ड तोड़ेगा तब तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा ना। बॉन्ड टूटेगा नहीं तो एल्डिहाइड और कीटोन ले ही नहीं सकते। क्लियर। NH2 के केस में हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होता। इसका रीजन क्या होता है कि NH2 एक बेसिक ग्रुप है और बेसिक ग्रुप है तो इसमें रिएक्शंस पॉसिबल ही नहीं करने देता। बेसिक यहीं पे रिएक्शंस हो जाता है, यही पार्ट एक्टिव होता है, रिंग पे रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होगा। मान के चलो कि अगर तुम कहीं भी दौड़ घूम रहे हो और कोई तुम्हें ऐसा, जैसे तुम मान के चलो कि दरवाजे से बाहर निकलने जाओगे, एक बड़ा आदमी लगा हुआ है यहीं से पकड़ लिया तुमको, कोई मतलब भागने का कुछ है ही नहीं। तो सेम चीज हो जाता है कि NH2 पर जो रिएक्शंस होता है वो हमारे रिंग पे रिएक्शंस पॉसिबल ही नहीं होता। इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से ज्यादा नाइट्रोजन पे दिखता है और नाइट्रोजन पे अटैक करना चाहेगा, यही रीजन है। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्यों है? वो बेसिक वाला कैरेक्टर। बात समझ में आ गया। अब दूसरा समझना कि अगर हमारे पास फॉर्माइलेशन करवाएं, अच्छा यहां पे एक लाइन लिख देते हैं कि एनिलीन ये भी नहीं शो करता है तो इसमें हटा देते हैं। यहां पे लिख देते हैं कि एनिलीन के केस में हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होता कि NH2 ग्रुप एक हमारे पास बेसिक ग्रुप होता है। यहां पे ये पॉइंट नहीं सूट करता, ये दूसरा पॉइंट, एनिलीन कांट शो फ्रीडल क्राफ्ट reactions due to basic NH2 end। तो अगर हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवा रहे हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में क्या होता है? AlCl3 और हमारे पास FeCl3 होगा। तो जब हमारे पास NH2 आएगा ना तो AlCl3 जो एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शंस करने के बजाय ये इसी के साथ रिएक्शंस कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये नेगेटिव। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स बना देता है। तो इस केस में नो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस इज ऑब्जर्व्ड। क्लियर। दूसरा है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस जो होता है वो फॉर्माइलेशन पॉसिबल नहीं होता। फॉर्माइलेशन का कहने का मतलब है, फॉर्माइलेशन का कहने मतलब फॉर्म कब यूज करते थे? एक कार्बन हो तो असाइलेशन में जब फॉर्माइलेशन बोलेंगे जब एक कार्बन का हमारे पास हो तो
फॉर्माइलेशन का कहने का मतलब है सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये ग्रुप का एडिशन। तो फॉर्माइलेशन इज नॉट ऑब्जर्व इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका जो सोर्स लोगे, ये हमारे पास क्या बोल सकते हैं इसका, यहाँ पे ये Cl लोगे या हमारे पास फॉर्मल एनहाइड्राइड लोगे, तो इसका जो सोर्स होता है ना वो खुद अनस्टेबल है। अगर जब खुद ही अनस्टेबल है तो फिर रिएक्शन पॉसिबल ड्यू टू अनस्टेबल सोर्स। और अनस्टेबल सोर्स हमारे पास, अनस्टेबल सोर्स क्या होगा? अगर हमारे पास ये अनस्टेबल है, ये हमारे पास एक कार्बन का जो एसिड क्लोराइड होता है और हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड जो होगा वो हमारे पास अनस्टेबल होगा। अगर अनस्टेबल होगा तो वो हमारे पास असाइलेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो फॉर्माइलेशन के लिए हम लोग दो अलग अलग रिएक्शंस यूज करते हैं, उसमें है गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस और गटरमैन सिंथेसिस। हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे। बस अभी सिर्फ रिएक्शन देखना, और अगर छोटा मोटा देखना चाहते हो डिटेल क्या कर लो, यही खत्म कर देते हैं ना, यही छोटा सा देख लो। हमारे पास फॉर्माइलेशन समझना, फॉर्माइलेशन हम लोग बोला कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस फॉर्माइलेशन वाला पॉसिबल नहीं क्योंकि अनस्टेबल सोर्स है, मगर फॉर्माइलेशन तो दूसरे सोर्स से भी करवा सकते हैं। दूसरे सोर्स से कैसे करवाएंगे वो समझना कि अगर हमारे पास ये बेंजीन है, बेंजीन का जो रिएक्शंस है वो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ करवा देते हैं। अब यहाँ पे जब हम रिएक्शंस करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 तो ये हमारे पास बनाता है C डबल बॉन्ड OH बेंजल डिहाइड, और इस रिएक्शंस को बोलते हैं गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। इस रिएक्शंस का जो नाम है ना, गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। यहां से देखना, अगर इलेक्ट्रोफाइल समझ में आ जाएगा कैसे जनरेट हुआ तो बना सकते हो। देखना यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, या फिर इस तरह समझना कार्बन दो लोन पेयर, दो इधर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा कंप्लीट। अब इसके पास कितना है, 2 लोन पेयर। अब देखो इसका क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, ये लोन पेयर दे देता है। अब देखो तो 6 बॉन्ड हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 2 8। इसका देखना 6 इलेक्ट्रॉन्स और एक लोन पेयर 8, दोनों का कंप्लीट हो गया। तो ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड होता है। अब यहां से समझना कि ये जो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है तो यहाँ पे कार्बन पे भी लोन पेयर है और ये ऑक्सीजन के भी पास भी लोन पेयर है। दोनों में से लोन पेयर डोनेट करना कौन चाहेगा, कार्बन। तो जब इसका रिएक्शंस करवाएंगे H+ के साथ तो ये क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड और ये H कर लेगा और कार्बन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव लोन पेयर देगा पॉजिटिव, और का ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में स्विच कर लेगा, तो ये बन जाएगा। अगर ये बन गया तो अब नॉर्मल करवा सकते हो, बस यही है। दूसरा है हमारे पास, अगर हम इसी चीज यही रिएक्शंस अगर हमारे पास फॉर्माइलेशन का दूसरा रिएक्शंस है कि इसका रिएक्शंस करवा दो HCN के साथ, और साथ में हमारे पास HCl होगा, और इसमें हम यूज करते हैं ZnCl2, और फर्स्ट स्टेप होगा हमारे पास ZnCl2। ये रिएक्शंस करवाएंगे, उसके बाद इसका कर देंगे हाइड्रोलिसिस। दूसरा जो स्टेप होगा वो हाइड्रोलिसिस होता है। तो हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो यहाँ पे भी सेम रिएक्शंस होगा। बस यहाँ पे लिखा हुआ क्या, गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, कोच को हटा देना है और बाकी बात सेम ही हो जाएगा। तो ये इस रिएक्शंस को बोलते हैं गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। क्या बात समझ में आ गया?
नेक्स्ट अब हमें छोटा सा पार्ट देखना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट हमारे पास वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे सेम ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल अगर है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगा, तो सेम सब कुछ है। तो हमारे पास कब यहां से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डाइजोनियम सॉल्ट इंपॉर्टेंट क्यों है कि उस रिएक्शन से हमारे पास डाई पड़ते हैं, डाई बनता है, और डाई हमारे पास कलरफुल है तो कलरिंग के लिए यूज किया जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास इसी में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन डाइजोनियम सॉल्ट। और ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन डाइजोनियम सॉल्ट है, इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शंस। इसको एक और नाम से बोल सकते हैं कपलिंग रिएक्शंस। देखो यहां पे पहला समझना डाइजोनियम सॉल्ट होता क्या है। ये बेंजीन रिंग है, यहां से नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और देखो नाइट्रोजन ने यहां पे कितने बॉन्ड बनाया, 3, यहां पे कितना, इस नाइट्रोजन पे क्या होता है, प्लस हो जाएगा, और इस प्लस को बैलेंस करने के लिए क्या आएगा, माइनस। इसी को बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। अब यहां से समझना कि ये डाइजोनियम सॉल्ट जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल जैसा कैसे एक्ट करेगा। अब यहां से समझना, छोटा सा है, देखो ये कार्बन नाइट्रोजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज रखना चाहेगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा, इसका चार्ज न्यूट्रल, मगर इसका क्या चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया। अब इस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पे हमारे पास जो है वो ये है, ये N, हमारे पास डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो गया, और इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। बात समझा। और इसका लोन पेयर जो पहले था, लोन पेयर बॉन्ड टूटा तो लोन पेयर अभी भी है, मगर है क्या, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफाइल जैसा एक्ट नहीं कर सकता, सॉरी न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है। तो ये जो अब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई नहीं होती, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, या तो बोल सकते हो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, या एक जगह से मूव खुद तो कर रहा है ना, रिंग के साथ भी कर सकता है, और NH2 नाइट्रोजन नाइट्रोजन में एक्सचेंज कर सकता है। तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। इससे बेहतर क्या होता है कि ये लिविंग ग्रुप होता है। अगर मान के चलो ये नाइट्रोजन अगर लीव कर जाता तो ये N2 मॉलिक्यूल्स बनाता, N2 मॉलिक्यूल कहीं ज्यादा स्टेबल है। तो नाइट्रोजन हमारे पास बहुत ही, डाइजोनियम जो कंपाउंड्स होता है वो वीक इलेक्ट्रोफाइल्स होता है। अब इसमें हमारे पास रिएक्शंस कैसे होगा वो समझना। इसका अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास अलग अलग डाई बनेगा। तो इसका एक रिएक्शंस करेंगे हमारे पास एनिलीन के साथ, एक करेंगे फेनॉल के साथ, और एक करेंगे बीटा नेप्थॉल के साथ। सबसे पहला हमारे पास देखो एनिलीन। एनिलीन एनिलीन करने का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग से हमारे पास NH2 लगा हुआ रहेगा। अब देखो ये हमारे पास, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा, ऑर्थो और पारा पे। तो ये जो पारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, ये पारा पोजीशन पे अटैक करेगा, और H यहां से निकलेगा, और यहां से Cl HCl ये बॉन्ड बना लेगा। तो यही मॉलिक्यूल्स क्या दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। बेंजीन रिंग है हमारे पास, यहां से क्या आ जाएगा, N डबल बॉन्ड H, फिर ये ये इधर से बेंजीनिंग कंप्लीट होगा, ये पारा पोजीशन पे लगा ना, और यहां पे क्या था, NH2। दूसरा यहां से देखना, अगर हम इसका फेनॉल के साथ रिएक्शंस करवाएंगे, फिर वही चीज होगा, पारा पोजीशन पे अटैक करेगा। इसमें ऑर्थो में ये बल ग्रुप बड़ा होता है, तो उसका अटैकिंग उतना बेहतर तरीके से नहीं होता। तो जनरली हमारे पास पारा जो बनता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, ऑर्थो बनाओगे तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, मगर उसका कोई मतलब नहीं है। और दूसरा हमारे पास बीटा नेफ्थॉल, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये है, बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग, और एक के सेकेंड पोजीशन पे आएगा OH।
अब देखो दोनों में से रिंग में कौन सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, फर्स्ट और सेकंड में कौन सा, ये OH जिसमें लगा हुआ है या जो जिसमें OH नहीं लगा हुआ है, जिसमें OH लगा हुआ है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास जो पोजीशन, अच्छा बीटा हमने बोला ना, ये तो गलत हो जाएगा, ये जहां से हमारे पास ब्रिज हेड है ना, उसके नेक्स्ट पोजीशन को अल्फा बोलते हैं, उसके नेक्स्ट पोजीशन पे बीटा होगा, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। और इस पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ऑर्थो पे ज्यादा होता है, इस केस में पारा करोगे तो ब्रिज हेड वाला आ जाएगा और उस पर अटैचमेंट नहीं पॉसिबल होता। तो यहाँ पे जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे अटैच होगा और बीटा पे OH होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा N डबल बॉन्ड हमारे पास N और यहाँ से बेंजीन रिंग। अब देखो इन डाई का जो कलर होता है, सबसे ऊपर वाले का हमारे पास जो कलर होगा वो येलो कलर का डाई होता है, ये हमारे पास येलो होगा, येलो डाई। ये हमारे पास जो होता है ऑरेंज डाई होगा, और ये जो होता है, अच्छा इसमें साइकिल ही नहीं बना है, इसमें जो हमारे पास होगा वो रेड ऑरेंज, चलो जो भी है हमारे पास रेड ऑरेंज डाई। तो ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे हमारे पास कलर्स कंपाउंड्स बनते हैं, और कलर कंपाउंड्स बनते हैं तो यही हमारे पास, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? 2-3 और है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, मगर अगर लिखना चाहोगे तो लिख दे सकते हैं, मगर ऐसे उसके बारे में डिटेल हम लोग चैप्टर्स में डिस्कशन करेंगे। उसमें कौन कौन सा है, रायमंड टाइमन रिएक्शंस और एक कोल्ब हमारे पे कोल्ब रिएक्शंस, रायमंड टाइमन और कोल्ब उसी सेम जैसा है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हमारे पास जब चैप्टर पढ़ेंगे तभी। लिख लो एक अगला लाइन। तो फिर कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस बताए हैं, कोल्ब रिएक्शंस अलग है, इलेक्ट्रोलिसिस में डीकार्बोक्सिलेशन करवाते थे, और दूसरा जो कोल्ब रिएक्शन इस केस में है तो उसमें जो होगा CO2, जैसे CO यूज किए थे हमारे पास फॉर्माइलेशन में, CO की जगह अगर कंसीडर करोगे कि CO2 अगर यूज कर देते तो ये फिर H+ लेता, तो यहाँ पे देखो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता, वही है। तो जब ये रिएक्शन फेनॉल में करवाओगे, फेनॉल का हमारे पास CO2 और बेसिक मीडियम लेंगे, तो उस केस में हमारे पास जो होता है वो हमारे पास दिखाएगा कोल्ब रिएक्शंस। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस अलग है, कोल्ब रिएक्शंस अलग है। क्लियर? नेक्स्ट वैसा तो कुछ बचा नहीं है, ठीक। तो अगर लिखना चाहोगे तो एक लाइन भी लिख दे सकते हैं कि रायमंड टाइमन रिएक्शंस और कोल्ब रिएक्शंस होता क्या है, लिख दें। चलो हमारे पास रायमंड टाइमन रिएक्शंस, ये भी एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। स्पेलिंग क्या था हमारे पास, REIMAN, टाइमन मन रिएक्शंस, रायमंड टाइमन रिएक्शन, डबल N आ जाएगा, रायमंड टाइमन रिएक्शंस। इसमें देखना, इसमें हमारे पास क्या होता है, एक हमने बताया था इलेक्ट्रोफाइल्स, कार्बोकेटाइन, हमारे पास और क्या बताया था, फ्री रेडिकल, और एक बताया था कार्बीन। रायमंड टाइमन रिएक्शंस में कार्बीन फॉर्म होता है इलेक्ट्रोफाइल, और इस केस में हमारे पास यूज करते हैं कुछ भी बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव्स ले लो। रायमंड टाइमन रिएक्शंस है तो यहाँ पे स्पेसिफिकली एक नेम रिएक्शन तो फेनॉल यूज करते हैं। इसमें हमारे पास जो यूज करते हैं वो क्लोरोफॉर्म यूज करेंगे, क्लोरोफॉर्म और बेसिक अल्कली बेस, NaOH की जगह पे KOH भी ले सकते हो, उसके कोई लेना देना नहीं है। और फर्दर इस रिएक्शंस में ये तो फर्स्ट स्टेप में यूज करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप में यूज करेंगे। सेकेंड स्टेप में हमारे पास एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा तो यहां से हमारे पास OH, यहां पे COH, इसको बोलते हैं सेलिसल्डिहाइड, सेलिसल्डिहाइड, और ऐसी नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी हमारे पास बेंजल्डिहाइड, कॉमन नाम है सेलिसल्डिहाइड।
अगर हमारे पास यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के जगह अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेते हैं, फर्स्ट में जो HCCl3 लिए हैं, क्लोरोफॉर्म जो लिए हैं, इसके जगह अगर हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड ले ले और दूसरा जो रिएक्शन H3 वो प्लस कर दे, तो इस केस में हमारे पास जो फॉर्म होगा वो एसिड फॉर्म हो जाता है। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। CY आ जाएगा और इसमें सैलिसल्डिहाइड ClCy सैलिसल्डिहाइड। एक मिनट रुक जाना, स्पेलिंग चेक करने दो बढ़िया से, वरना फालतू हो जाएगा। सैलिसल्डिहाइड और ये हमारे पास सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, कॉल्ब हमारे पास कॉल्ब रिएक्शन इसी जैसा सेम है। हमारे पास नेक्स्ट है कॉल्ब रिएक्शंस, कॉल्ब्स रिएक्शंस। इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास फेनॉल लेंगे, फेनॉल का रिएक्शंस करवाते हैं। फर्स्ट जो करवाओगे CO2 इन बेसिक मीडियम, तो NaOH KOH कुछ भी ले सकते हो, और दूसरा जो करवाएंगे वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ये दो स्टेप इन्वॉल्व होगा। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये OH रहेगा, CO2 देखो कुछ ऐसा लिख सकते हो, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड तोड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ये अटैक करता है। नेगेटिव जो आएगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो उससे अच्छा जाएगा, तो ये भी सैलिसिलिक एसिड फॉर्म करेगा। एसिड, इससे एल्डिहाइड नहीं फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? और कुछ हमारे पास ठीक, वैसा तो कुछ बचा नहीं है अब हमारे पास। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। थैंक यू एवरीवन।